हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दसवीं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आजकल सुन रहे हो। आजकल सारा दिन यही न्यूज़ आ रही जा रही, बार बार एक वीडियो क्लिपिंग दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि एक गैंगस्टर था, उसका नाम आतिक अहमद है। उसको पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया गया वाइल इन पुलिस कस्टडी। तो आतिक अहमद को लेकर जाया जा रहा था या फिर लेकर आया गया था फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो एक मैंडेटरी पुलिस कस्टडी के समय या फिर जुडिशियल कस्टडी के समय एक मेडिकल चेकअप होता है। और फिर अचानक कहीं से कुछ लोग आते हैं एंड पॉइंट ब्लैंक फायर करते चले जाते हैं। अब ये न्यूज़ इतनी धमाकेदार हो गई कि बहुत सारे जो यूपीएससी पढ़ाने वाले हैं उन्होंने इसको बड़ा मसाला लगा लगा के पढ़ाया। लेकिन मसाला लगा के फायदा क्या है? ओके, आप इसमें से पढ़ क्या रहे हो? आपको क्या इसमें से समझ में आ रहा है कि किसी ने किसी को शूट कर दिया? इससे हमारी एग्जाम की क्या प्रिपरेशन है? एग्जाम भी तो पढ़ो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना। तुम टाइम पास के लिए थोड़ा ना कर रहे हो। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बाद एक एक मिनट गिनती का, एक एक मिनट जो होता है वो कीमती होता है। तो भाई उसको यूटिलाइज करो इन अ प्रॉपर सेंस, ताकि तुम इसकी एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन कर पाओ। ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आतिक अहमद केस से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़ना है तो एक ढंग से पढ़ना। 24 कैरेट रॉक सॉलिड, हर मिनट शुड काउंट। तो आज हम इससे दो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एज ए केस स्टडी। मान के चलो कि, और मान के क्या चलो, भगवान ने चाहा तो तुम लोग हो ही जाओगे। आने वाले वक्त में तुम आईपीएस ऑफिसर बन जाओ या फिर वहां पर एक सीनियर पोजीशन पे हो जाओ, फॉर दैट मैटर आईएएस ऑफिसर हो जाओ। अब वहां का लॉ एंड ऑर्डर, उस डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है। अब हम लोग इस इवेंट से रिलेटेड, इस एक इवेंट से रिलेटेड हम कुछ केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे। सोचो थोड़ी देर के लिए यार, इमेजिन कर लो। अभी तो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं इस टाइम पे तुम सोच ही लो कि तुम डीसीपी बन चुके हो। चलो करते हैं। अगर तुम डीसीपी होते और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में ऐसा कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? तो एग्जाम की तैयारी करो ना। सो केस स्टडी और के अनुसार हम इसे दो क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ये यूपीएससी एग्जामिनर को बड़े पसंद आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि तुमने न्यूज में तो देख लिया, तुमने अखबारों में देख लिया, सोशल मीडिया में हो गया, बार बार वही वीडियो दिखाया, पूरा मीडिया भरा हुआ है। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और वो क्वेश्चन इज नंबर वन कि दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। ये एक्चुअली माफिया में या फिर द वेस्ट वेस्ट वर्ल्ड, द वाइल्ड वर्ल्ड, वेस्ट वर्ल्ड में बोला जाता था। इसी को बोला जा सकता है दोज हु लिव बाय द गन डाई बाय द गन। ओके, इसका मतलब क्या है ना? इसको आंसर तो तुमने देना है, लेकिन मैं तुमको एस्पेक्चुअली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है कि एक्चुअली जब तुम्हें जिस चीज से विक्ट्री होती है, जिस चीज में तुम्हारा रोजमर्रा का काम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक माफिया, राइट, डॉन के बारे में बात कर लो, उसका सर्वाइवल ही इस बेसिस पे है कि वो गन यूज करे, वो वायलेंस यूज करे। स्वॉर्ड का मतलब वायलेंस हो गया, तलवार का मतलब वायलेंस हो गया। अब जो ऐसा सिचुएशन है, अब उसके बीच में जो ट्रांजैक्शनल बेसिस है, वो जिससे भी बात कर रहा है, जिसके साथ भी सुबह से उठ के शाम तक डीलिंग कर रहा है, वो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया तुम तो बात कर रहे हो गन से और दूसरी बात भैया तो सिर्फ अपने ही हवा में पीस लविंग बंदा है, ऐसा तो है नहीं। उसके साथ भी तो तुम्हारा कोई ना कोई कंपटीशन होगा। तुम नेचर में अगर एक चीज देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरीज जो दी गई, डार्विन की थ्योरी उसमें दी गई, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेचर में भी होता है एक बहुत कम, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। एक टाइगर जब मर्जी चाहे, एक शेर जब मर्जी चाहे, एक रैबिट को पकड़ के खटक करके खा जाता है, लेकिन वो उसका स्टेपल डाइट नहीं होगा। उसका स्टेपल डाइट वो होगा जो उसको कंपटीशन देगा, जो उसके करीब कंपटीशन होगा। तो एक टाइगर को भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू बी एबल टू बीट अ हिरण, और फिर उसकी वो भूख मिटा पाएगा। उसकी भूख को एक छोटा सा रैबिट से मिटेगी भी नहीं। इन द सेम वे, जो लोग वायलेंस के रास्ते पे जा रहे हैं, उनको भी जिसके साथ सर्वाइवल करना है, जिसके साथ रोज की उसकी जद्दोजहद चल रही है, वो भी ऐसा शांति से बैठने वाला नहीं है। उसका भी और उस दोनों का, ए और बी का भी जो कंपटीशन होगा वो करीब ±5% होगा।
तो तुम अचानक ऐसे नहीं बोल सकते एक तो जी बहुत ही बड़ा हाथी हो गया और दूसरा जी बिल्कुल चूहा होगा। इट इज सर्टेनली नॉट देयर। और फिर शुरू हो जाता है टर्फ वॉर, वर्चस्व की लड़ाई। सो दो जो लिव बाय द स्वॉर्ड, जो वायलेंस में होता है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी में तो आ ही जाता है, बिकॉज जंगल राज हो गया। जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। इन अदर वर्ड्स, एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा, और वो आता ही आता है इन मोस्ट केसेस, कि आपको वो जो सेकंड नंबर था या जो थर्ड नंबर था, जो फोर्थ नंबर था, वो रिप्लेस करेगा। सो जब वो रिप्लेस करेगा तो वो उसी मेथड से करेगा जिस तरह से तुमने रिप्लेस किया था। तो ये दुनिया का इतिहास चलता हुआ आ रहा है। चाहे तुम स्लेव डायनेस्टी की बात करो, चाहे इतने एम्पायर आए, इट कभी भी कोई एम्पायर टिके नहीं। क्यों? बिकॉज दोज हु विल लिव बाय द स्वॉर्ड विल आल्सो डाई बाय द स्वॉर्ड। उनका अंत भी वैसे ही होना है। ऑलराइट, तो अगर तुमने इस तरह का आंसर लिखना है तो तुमको थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स मालूम होने चाहिए, तुमको थोड़े से कोटेशंस मालूम होने चाहिए, थोड़े थोड़े साइकोलॉजी समझना था। तुम इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हो एनवायरनमेंट के टॉपिक से, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से, एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका सेकंड क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी एथिक्स और ऐसे का क्वेश्चन। द सीड ऑफ आवर डेस्टिनी आर नर्चर्ड बाय द रूट्स ऑफ आवर पास्ट। ये बड़ा पुराना है, इसको एक्चुअली मेटाफिजिकल फॉर्म में भी बोला जा सकता है। ओके, कार्मिक थ्योरी, इसको मेटाफिजिकल फॉर्म में भी बोला जा सकता है कि जो तुम बीज बोओगे उसी के फल तुम भोगोगे। ये इट इज वेरी वेरी तो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ब्रूम माँ ते संगोत्स विकर्मणि। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये कर्मिक थ्योरी से भी कनेक्ट किया जा सकता है, और इसे लॉजिकल थ्योरी में भी किया जा सकता है। इसको आप कहीं से भी कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐसा काम करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम इस केस की बात करें जहां पे वायलेंस है, जिस दिन पहली गोली चलाई गई थी, जिस दिन पहला कोई भी अन्याय हुआ था, तुमने दरवाजे खोल दिए थे कि वन फाइन डे वही सेम चीज तुम्हारे पास वापस आएगी। इट इज अ रिबाउंड थ्योरी, इट हैज टू हैपन। नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मल्टीपल वेज। ये इंडिविजुअल से लेकर, फैमिली से लेकर, सोसाइटी से लेकर कंट्री तक जा सकता है। सो यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल। इनफैक्ट इसको बहुत इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर इनिशिएट किया था, एक काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया गया था, बिकॉज वो हमको कन्वेंशनल वॉर में हरा नहीं पा रहे थे। तो वो 47-48 में हार गए, 65 में हार गए, 71 में हार गए। तो उन लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग तो अपने ही एरिया में, अपने ही लैंड पे टेरर ग्रुप्स को अलाउ करेंगे, वो वहां पर फ्लरिश करेंगे, और फिर उनको हम लोग कश्मीर में भेजेंगे जहां पे वो इनोसेंट सिविलियंस को मारेंगे, जहां पर वो इंडियन आर्मी को घात लगा के हमला करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आज क्या हो रहा है? इन नो टाइम, प्रैक्टिकली नो टाइम, ये 20-30 ईयर्स के गेम प्लान में आज वही टेरर ग्रुप्स उनको ही मरवा रहे। ऑलराइट, एंड दे कैन नॉट टॉलरेट दैट पार्ट। उनको समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू डू। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर तुम अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे, इफ यू, हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को बोला था, ये क्लियर लाइन है, ये बड़ी ऑफिशियल लाइन है। हिलरी क्लिंटन ने ये पाकिस्तान को बोला था, इफ यू ग्रो स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, यानी कि तुमने बैकयार्ड में किया कि तुम्हारे जो पड़ोसी है ना उसको डसेंगे, ऐसा नहीं होगा। इफ यू ग्रो स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वन डे दे विल कम एंड बाइट यू। वही वाला चक्कर है, यही सारे देखो, तुम कहीं से भी एस्पेक्चुअली इसको क्लियरली समझा सकते हो। सो जब तुम पढ़ते हो, जब कोई न्यूज देखते हो, कोई इवेंट देखते हो, तो ऐसे देखा करो, समझने की कोशिश किया करो कि यूपीएससी के एग्जाम के अनुसार वो किस तरह से आपसे पूछेंगे। सो इन दोनों को लिख लो, राइट। दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड, और इसको प्रैक्टिस कर लो। जो तलवार से जीते हैं वो तलवार से ही मरते हैं। या नंबर 2, द सीड्स ऑफ आवर डेस्टिनी आर नर्चर्ड बाय द रूट्स ऑफ आवर पास्ट। हमारे भाग्य के बीज हमारे अतीत की जड़ों में इसी से ही पोषित होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ माफिया, ग्लोरिफिकेशन हो गया। तुम्हें मालूम है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो माफिया होता है, जो टेरर ग्रुप्स होते हैं, दे थ्राइव ऑन पब्लिसिटी। तुम्हें मालूम है अगर आप उनको पब्लिसाइज भी ना करो तो उनका आधा मोटिवेशन तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी मूवीज देखोगे, अगर आप कुछ अच्छी मूवीज को ध्यान से देखोगे, तो ये जो टेरर ग्रुप्स होते हैं ये एक्चुअली बड़े प्राइड में आ जाते हैं कि यार हमने बॉम्ब फेंका। इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि यार किसी नो इनोसेंट आदमी का घर बर्बाद हो गया, वो कुछ नहीं। वो लोग सबसे पहले क्लेम करते, तुमने बड़ा कॉमनली सुना होगा कि दिस टेरर इवेंट हैज बीन डन बाय अस।
या दिस टेरर अटैक, तो उसको बोलते हैं इट हैज बीन क्लेम्ड बाय अस। सो वो क्या करते हैं, दे थ्राइव ऑन पब्लिसिटी। और ये थ्राइविंग ऑन पब्लिसिटी कैसे होती है, जब मीडिया उसको प्रमोट करने लग जाता है, पब्लिक देखने लग जाती है, पॉलिटिशियंस उस पर कमेंट्स करने लगते हैं, उसके ऊपर मूवीज बनने लगती है। सो इतने सारे देखा जाए तो ये वो होने चाहिए जिनको एब्सोल्युटली रिजेक्टेड देखना चाहिए, कि हमने देखना भी नहीं उस तरह। बट वी आर सीइंग दिस। तुम अगर ट्विटर पे जाओ या इंस्टा पे जाओ या फेसबुक पे जाओ, आई थिंक यही फोटोग्राफ, यही पिक्चर, यही वीडियो क्लिपिंग करोड़ों अरबों बार देखी जा चुकी, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज हो चुके होंगे। और ये जिसने ये हत्याकांड किया या फिर ऐसे ही रिलेटेड जो हत्याकांड है, वो तो एक पॉपुलैरिटी की इंतहा पे पहुंच गया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोरिफिकेशन? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इट टेक्स अ वेरी मच्योर माइंड। ये बहुत मच्योर माइंड है, और जो मच्योर माइंड होता है वो बहुत कम होते हैं। सो पूरी दुनिया में 100 में से एक से कम होंगे जो मच्योर माइंड होते हैं। जो मच्योर माइंड होगा ना, वो समझता है कि पब्लिसिटी शुड बी द एंड रिजल्ट ऑफ गुड वर्क। मैंने क्या बोला? पब्लिसिटी शुड बी द एंड रिजल्ट ऑफ गुड वर्क। आमतौर पे जो 99 आउट ऑफ 100 पीपल है ना, जो कि कच्चे दिमाग वाले, जो मैच्योरिटी नहीं है, वो सोचते पब्लिसिटी इज द एंड रिक्वायरमेंट। एक बार पब्लिसिटी हो जाए, बाकी तो हम देख लेंगे। तो बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा? तो क्या हमारी जो मीडिया है, जो पब्लिक है, वो जो मूवीज है, जो पॉलिटिकल ड्रामा हो जाता है, या फिर हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, क्या हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली माफिया को या फिर ये रॉन्ग एलिमेंट्स को, कहीं हम इनको प्रमोट तो नहीं कर रहे? और इसका एग्जाम्पल तो मैं यूट्यूब वगैरह पे बड़ा कॉमन मिल जाएगा। ये ऐसे पिक्चर्स की, ऐसी क्लिपिंग्स की बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज होंगे, लेकिन जी कोई काम की बात बता दो, इतने ज्ञानी ज्ञानी बातें हो रही होती है, कोई अच्छा सीरियस इंटरव्यू हो रहा होता है, तुम्हें कुछ सीखने को मिला, उसमें टोटल व्यूज 1200, क्या हो गया? बाकी कहाँ गए? सब बाकी जो है वो गायब हो गए, बिकॉज पब्लिसिटी इज द वर्ल्ड। फोर्थ क्वेश्चन जो है, तो मैं तुमको सारे ब्रॉड प्लान्स दे रहा हूं, आंसर तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू ऐड, लेकिन मैं तुमको हेल्प कर रहा हूं टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ऐसे टॉपिक्स में क्या क्वेश्चन आता है। फोर्थ, एक्सेप्टेंस ऑफ एनकाउंटर्स, गैंग वॉर, डेथ इन सोशल मीडिया, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन? कि ये एनकाउंटर, गैंग वॉर जो होता है, ये सोशल मीडिया एक तरह से स्वीकृति दे देता है। अरे कोई बात नहीं यार, जब तक तुम किसी चीज से घिन नहीं करोगे, जब तक तुम किसी चीज को डिस्पाइस नहीं करोगे, वो चीज सोसाइटी में ना सिर्फ रहेगी, वो बढ़ेगी। सो द बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि वॉट वी रिवॉर्ड, वी ऑटोमेटिकली प्रमोट। अब जब तुमने आई बॉल्स दे दिए, तुमने ऐसी पिक्चर को आई बॉल्स दे दिए, तो उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। दीज आर दोज पीपल जिनको कंप्लीटली इग्नोर किया जाना चाहिए, या फिर इग्नोर करने के साथ साथ हेट्रेड होनी चाहिए, तुम्हें घिन करना चाहिए। प्रैक्टिकली कम से कम इग्नोर तो कर ही दो। बट क्या ऐसा हो रहा है? सर्टेनली नॉट। तुम लोग भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हो, हम लोग भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहा है, इंस्टा भरा हुआ है, ट्विटर में और ट्रेंडिंग टॉपिक्स में जा रहा है। आर वी एक्सेप्टिंग दिस? क्या हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो गैंग वॉर्स हो रहे हैं, या ये प्योर आउटराइट वायलेंस हो रहा है ऑन सोशल मीडिया, जो हम देख रहे हैं, और हमको नींद भी आ रही है, हमारी एज ए कलेक्टिव सोसाइटी हम इसको सो भी पा रहे हैं ये देखकर कि ये हमारे आसपास हो रहा है? और ये स्टेप कहां से, जो अब हुआ वो गलत है, या फिर जो शुरुआत इस गैंगस्टर ने की थी, आतिक अहमद ने, ये गलत था? इनफैक्ट ये पहला पत्थर किसने मारा? द पॉइंट हियर इज कि वी आर नॉट एट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी, लॉ के भाषा में बोलते हैं ना कि एट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड ऑन दिस पार्ट। सो whose liability is this? Is this the liability of this gangster? Is this the liability of these shooters, or is this the liability of the society? As a society, as a collective society, should we not stop this, in fact ignore this? Once we start hating it, I'm sure उसके लिए कोई मार्केट ही नहीं रहेगी। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकते हैं। सो इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, बड़ा फ्रैंकली क्वेश्चन आएगा, तुम ऐसे बड़े सीरियस मुंह पे बैठे होंगे, चेयरमैन साहब बोलेंगे या फिर बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां ऐसा सिचुएशन था,
वहां पर तुम डीसीपी होते, तो तुम क्या करते टू स्टॉप सच एन इवेंट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये, टू स्टॉप सच एन इवेंट। इवेंट मतलब बिल्कुल कैटेगोरिकली है कि यार ये एग्जैक्टली पुलिस कस्टडी में था, ये वहां से आ रहा था, पुलिस स्टेशन में आ रहा था, पुलिस सॉरी ये पुलिस कस्टडी से आ रहा था, और अचानक कहीं से शूटर था और पॉइंट ब्लैंक फायर कर दिया गया और मार दिया गया। तो आप इसको कैसे स्टॉप करोगे? वन। नंबर टू, कि इस इवेंट के होने के बाद, अब हो गया जी किसी तरह से, फिर तुम क्या करोगे एज डीसीपी? डीसीपी मतलब, जब मेरा कहने का मतलब यहां पे तुम लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हो और खासकर पुलिस इज अंडर योर कंट्रोल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एज अ होल ये जो माफिया है इसको कैसे कंट्रोल करोगे? अब तुम्हारे पास होने चाहिए बड़े सब्सटैंशियल आंसर। हवा हवाबाजी मत फायर करना कि मैं सिंगम बन जाऊंगा, ओके, कि जी मैं तो उड़ते हुए जाऊंगा सारे माफिया को कंट्रोल करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ साथ, राइट, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का भी इशू हो जाता है, ये एक एथिक्स का भी इशू हो जाता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी का भी इशू हो जाता है। इट इज अ फार डीपर इशू टू प्रिवेंट सच एन इवेंट। सबसे पहले अगर तुम्हें इस पूरा का पूरा फोटोग्राफ दिखाई दी थी, तो सबसे पहले ये जो गैंगस्टर थे, इस गैंगस्टर के ऊपर पहले ही खतरा था। दे हैड पुट एन एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। नाउ अगर एज अ डीसीपी मैं होऊंगा या तुम होंगे, तुम आंसर ये दोगे, तुम ये बात बताओगे कि ऐसे आदमी को कम से कम ओपन में, जहां पर ये इसको शूट किया गया वहां पर मीडिया इनसे सवाल पूछ रहा था, तो मीडिया के सामने या फिर ओपन में विदाउट एनी प्रॉपर सिक्योरिटी में पक्का नहीं लेकर जाने देता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऐसे आदमी को या तो बैकग्राउंड से, बैकडोर से लेकर चले जाता, राइट, जिस तरह से, ताकि चारों तरफ पुलिस की कस्टडी होती, या फिर गाड़ी अंदर होती, राइट। आइदर वेज द एक्सपोजर टू पुलिस, सॉरी द एक्सपोजर टू पब्लिक बहुत लेस होता। दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट थिंग अगर मुझे मालूम होता कि देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ कस्टडी। दिस इज माई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। नंबर टू, ह्यूमन साइकोलॉजी। नंबर थ्री, उस टाइम की नजाकत ऑफ द सिचुएशन, इट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल। मैं ये जरूर करता। दिस इज लॉ एंड ऑर्डर। ऑल्सो यहां पर एक तरह से रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर कि कस्टडी में उस आदमी के साथ, जो भी उसके कस्टडी में है, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। सो एज मच ऑफ चांसेस, एज मच ऑफ थ्रेट इज देयर, उतना ही प्रपोर्शनेटली मैं फोर्स बढ़ाता, उतना ही प्रपोर्शनली मैं इंश्योर करता। बिकॉज ऐसी जगह पे जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहां पर पब्लिक का आना जाना है, जहां इतना मीडिया है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक श्योर कि आप सबको टेस्ट करो, सबको चेक करो। द सेकेंड इज एज डीसीपी व्हाट वुड यू डू आफ्टर सच एन इवेंट? अब इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट हो जाता है, और ये एक्चुअली ज्यादातर इवेंट, एक्चुअली क्वेश्चन ये ज्यादा रेलेवेंट यहां पर आता है, बिकॉज इस टाइम पर ये किसी भी तरह का एक सोशल या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टार्ट हो सकती है, इसमें रिलीजियस कम्युनल एंगल आ सकता है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा एंड आई विल इंश्योर कि इंटरनेट और इस तरह का व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह को कंट्रोल किया जाए। उस टाइम पर धारा 144 सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि लोग ना जमा हो पाए। इंटरनेट को कम से कम, अगर ब्लॉक ना भी किया जा सके तो कम से कम स्लो तो कर दिया जाए, ताकि इट शुड बी इंश्योर्ड। उस जगह की घेराबंदी हो जाए जहां पर हमको ऐसा लग रहा है कि देर आर जिसको बोलते हैं बदमाश तत्व जो है वो जमा हो रहे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसे टाइम पे मुझे ये भी बड़ा ध्यान होना चाहिए कि कोई भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ना दे दे, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ना दे दे, ताकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरे पुलिस के सारे थानों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया जाए कि यार इस टाइम पर तुम्हारे यहाँ पर जो खासकर कॉन्स्टेबुलरी होती है, जो पेट्रोलिंग पार्टीज होती है, जो पेट्रोल पे जाते हैं, जो बीट ऑफिसर्स होते हैं, उनको नजर रखने को दिया जाए कि कोई ऐसा चीज ना हो, कोई ऐसा आवागमन ना हो, कोई गलत चीज लोगों का आवाजावन ना दिख रहा हो, और दिखने पर तुरंत एक्शन लिया जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस टाइम पर कमांड द हेडक्वार्टर, ताकि सबको ये बात पता चले कि ऑर्डर इज गोइंग टू कम फ्रॉम वन प्लेस। ऐसे टाइम पर somebody has to take in charge and very very responsibly। मीडिया को क्या वर्ड बोलना है, पब्लिक को कैसे संभालना है, ये एक ऑफिसर एक लीडरशिप पोजीशन लेकर ही उसको देना है, वरना एक छोटी सी बात कहां से कहां निकल सकती है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच एज अ डीसीपी यू शुड डू ऑल्सो। आखिरी क्वेश्चन कि आप राइज ऑफ माफिया को कैसे कंट्रोल करोगे?
माफिया जो होता है वो हमेशा जो समाज के वीक और जो सो कॉल्ड विक्टिम पीपल होते हैं उनको ढूंढता है। वो उन बच्चों को ढूंढता है, उन गरीबों को ढूंढता है जिनके साथ कुछ सो कॉल्ड अन्याय हुआ हो। सो कॉल्ड अन्याय इन द सेंस हर एक के अपने अपने अन्याय होते हैं। कोई बच्चा होता है, उसके पास उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया होता है, या फिर वो गरीबी का मारा होता है, किसी दंगे में उसकी तकलीफ हुई होती है, या फिर उसको जुवेनाइल केसेस में होता है, तो उसको बड़ा ही इज इन वल्नरेबल सिचुएशन। पुलिस को बचाने का एक ही तरीका होता है माफिया में कि जाने से पहले। ये माफिया बहुत टाइम तक उसको पनपवाता है, राइट। छोटे से बच्चे को उसको सहारा दे देता है, बोलता है तेरे को किसी ने सहारा नहीं दिया, हम देते हैं। उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड दिया जाता है, कभी 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया। और वहां से वो धीरे 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 वो इतना दूर चले जाते हैं कि देर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इनफैक्ट वो उनका प्रोफेशन हो जाता है। एज पुलिस ऑफिसर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे जगहों पर, वाइल इन कस्टडी, जुवेनाइल्स या छोटे मोटे क्राइम्स के टाइम पर, या सड़क पे, या ऐसी जगह पे जहां पर पेरेंट्स ने आइसोलेट कर दिया है, या दंगों के विक्टिम एक्सेट्रा, वहां ध्यान रखो। यहां पर माफिया का एक मेजर स्काउटिंग एरिया होता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि माफिया को ये सब करने के लिए ट्रेड करना होता है, पैसा बनाना होता है। आर्म्स ट्रेड, ड्रग्स ट्रेड, प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीजों पर अगर पुलिस रोकथाम कर पाए, इनका सारा का सारा इकोनॉमिक्स खराब हो जाता है। And that is where it has to stop. Also very very important, as police officers, it is also the responsibility of the police and the local politicians and the entire system to make sure कि वो coordination work में चले जाए। because अगर politicians and administration मिल जाए तो it is impossible for these people to breathe। उनके पास कोई तरीका ही नहीं होता। they bend the system in collusion with people and only then mafia rises। सो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग पुलिस, एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिल्कुल ग्रास रूट से लेकर टॉप तक क्रॉस करता है, माफिया कैन नॉट थ्राइव इन सच ए सिचुएशन। माफिया हमेशा थ्राइव करेगा इन सिचुएशन जहां पर किसी ना किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन होगा। ऐसे आंसर बोलना होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड। मेरा काम था तुमको छोटे से पॉइंट में समझा देना। वी आर ऑन अनअकैडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसको जरूर ज्वाइन करो। वी आर द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, flexibility to change course, unlimited views, dedicated out solving sessions। और अगर तुम इसको ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज मेरा कोड यूज करो, SIDLIVE, SIDLIVE। देखो मैं इतने से टाइम में तुमको, मेरा सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि जो सारा का सारा खेल है, अगर तुम फाइनेंशियल रियलिटी को ध्यान देकर यूपीएससी की तैयारी करोगे, इट विल बी ऑलवेज बेटर फॉर यू। हमारा आरएम बैच लॉन्च हो चुका है फॉर यूपीएससी सीएससी, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ज्वाइन। ऑल्सो याद रखना अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, और जैसे ही स्कॉलरशिप टेस्ट आएगा रैंक 1 2 3 से 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 23 अप्रैल को है, 11 बजे। डोंट मिस दिस, यूज द कोड SIDLIVE और इसका संपूर्ण फायदा उठाओ। एंड फाइनली, अगर आपके पास मनी का इशू है, डोंट वरी, अनअकैडमी आपके लिए साथ है। 0% EMI पर आपका साथ देगा। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। You're a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.